चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 12th आईएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ से समझो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और वो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बिना मतलब समझो कि बिना टाइम वेस्ट किए ना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जिगरी यश, है ना, आपके साथ आपकी 12th इकोनॉमिक्स का खात्मा करते हुए एक और चैप्टर लेके आया हूँ। ये चैप्टर है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, अगर तुम इस चैप्टर के नाम से ही जाओगे ना, इस चैप्टर के नाम से ही जाओगे तो तुम ये सोचो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मतलब वो इंसान जो सामान बनाता है और बना के बेचता है, तो वो इंसान प्रोड्यूसर कहलाता है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोड्यूसर कैसे हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं ये वीडियो बना के, मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं इक्विलिब्रियम पे कब होऊंगा, जब मेरे वीडियो से मेरे को मैक्सिमम व्यूज आएंगे, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूं या मैं अपनी लाइव क्लास में अगर ये मैं वीडियो पढ़ा रहा हूं, तो इससे अगर मैं मैक्सिमम रेवेन्यू कमा रहा हूं, मतलब मैं अगर 1 लाख बच्चा पढ़ा रहा हूं, इस रेवेन्यू से ये वीडियो 1 लाख बच्चा देख रहा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू होगा, है ना। मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाऊंगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे वहां पे होगा जहां पे उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। उसका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, मैक्सिमाइज हो रहा होगा। प्रॉफिट क्या होता है, अगर कोई पूछे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को यहाँ पे पाई से दिखाते हैं और ये होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के बराबर। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के बराबर। तो अब कोई तुमसे पूछे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा। और प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। ठीक, और ये प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। और जो इंसान प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना। और ये प्रोड्यूसर है, इसको एक नाम दिया था, उसको नाम दिया था फर्म। उसको नाम क्या दिया जाता है, फर्म। ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये फर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्म। फर्म यानी वो एंटिटी, है ना, वो एंटिटी जो लगी है सामान बनाने में और बेचने में और प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर का जिस्ट है। मैंने पहली स्लाइड से आपको चैप्टर में क्या याद रखना है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले वही बात आती है, फर्म क्या है, फर्म एक इकोनॉमिक एंटिटी है। फर्म एक इकोनॉमिक एंटिटी है जो इंप्लॉय करती है फैक्टर प्रोडक्शन को। जो फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, अपने चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर प्रोडक्शन को लगाती है और हमारी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है दूसरे लोगों को। ठीक है, तो फर्म क्या है, फर्म एक इकोनॉमिक एंटिटी है जो सामान बनाती है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके और उसको सेल करती है दूसरे लोगों को, है ना। फिर अब फर्म इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगी, तो भाई को मैंने अभी आपसे बताया फर्म यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज हो रहा होगा। तो देख लो, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन। गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन, भाई हम लोग जब डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो जब लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करते थे तो कीपिंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट बोलते थे ना, वैसे इसको भी डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे, गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन, मतलब ये सब चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस, it produces that level of output at which profit is maximized। जहां पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा वो कंडीशन काहे की कंडीशन हो जाएगी, वो कंडीशन प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है सर प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आर हाई इनफ सो दैट फर्म्स इन एन इंडस्ट्री आर इंड्यूस्ड in to remain in the industry yet too low enough so that no new firm do not want to enter in the industry। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट कभी भी डिफाइन करोगे तो प्रॉफिट वो पैसा है जितना तुमको मिल रहा है कि तुम उस इंडस्ट्री में बने रहो, है ना। और उतना पैसा मतलब उतना ज्यादा भी पैसा नहीं मिल रहा है कि कोई और नई फर्म आ सके। जैसे जैसे अभी तुम देखो, अभी थोड़े दिन पहले तक स्विगी जोमेटो ही दो प्लेटफॉर्म चलते थे जो आपको खाना डिलीवर करते थे, सामान डिलीवर करते थे, है ना।
उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया 10 मिनट डिलीवरी का, है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया 10 मिनट डिलीवरी का, है ना। 10 मिनट डिलीवरी से इतने ज्यादा लोग, मतलब इतना ज्यादा सस्ता सामान मिलने लगा, इतना ज्यादा लोग होने लगे कि उनका ऑर्डर बहुत ज्यादा आने लगे। ठीक, तो उसको देखते हुए भाई और नई फर्म जैसे जेप्टो, बिग बास्केट, है ना, ऐसी फ्लिपकार्ट मिनट्स, ऐसी बहुत सारी फर्म्स और एंटर कर गई। ठीक, तो वो अब ये क्या है, ये फर्म जो एग्जिस्टिंग फर्म थी स्विगी जोमेटो, ये एक्सेसिव प्रॉफिट कमाने लगे। वो एक्सेसिव प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे प्योर प्रॉफिट कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जहां पे आपकी एग्जिस्टिंग फर्म के अलावा और नई फर्म एंटर करना चाहे, लेकिन लेकिन अगर तुम सिर्फ उतना ही पैसा कमा रहे हो जिससे तुम्हारा घर चल पाए, सिर्फ फर्म चल पाए, सिर्फ इंडस्ट्री चल पाए, है ना, मतलब तुम कुछ एक्सेसिव नहीं कमा पा रहे हो कि तुम कोई और नई इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो, तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो एक्सेसिव ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड प्योर प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो तुमको मतलब क्लियर हुआ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, प्योर प्रॉफिट का और नॉर्मल प्रॉफिट का। मैंने देखो फिर से बता दे रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जितना तुम बस कमा रहे हो कि तुम अपना घर चला पाओ, defined as the amount of profit that are high enough so that a firms in an industry are induced to remain in the industry। मतलब तुम सिर्फ उतना ही पैसा कमा पा रहे हो, है ना, कि तुम उस इंडस्ट्री में बने रहो, तुम्हारा घर चल रहा है, तुम थोड़ा बहुत कमा ले रहे हो, खुशी से रह ले रहे हो, है ना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो कि तुम टाटा बिरला अंबानी बन जाओ, है ना, मतलब वो बड़े बड़े लोग, है ना। तो मैं अगर अपनी पर्सनल सोच बताऊं ना, तो मैं तो यही सोचता हूं कि भाई मेरे को एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो मैं सोच रहा हूं, है ना, वो सब चीजें कर पाऊं। भाई मैं सोचता क्या हूं, मैं सोचता हूं यार 50-100 करोड़ का इंसान बन जाऊं ना, मेरे को 5,000 करोड़ का आदमी बनना है ना, 5 लाख करोड़ का आदमी बनना है, मेरे को तो 50-100 करोड़ कमाने हैं। तो ये 50-100 करोड़ वाली जो लाइन चल रही है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अब इंडस्ट्री में मैंने क्या किया भाई, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, यहां से खूब पैसा आने लगे, है ना, खूब बच्चे देखने लगे। देखा देखी में क्या होगा, मेरे जानने वाले जितने होंगे, है ना, और भी लोग जितने होंगे, वो सब भी वीडियो बनाना चालू करें, वो सब भी कंटेंट क्रिएटर बनना चालू करेंगे। देख लो आजकल हर देखो, हर कोई लड़की, है ना, इवन लड़के भी, है ना, क्या कर बन गए, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, ब्लॉगर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं कंटेंट क्रिएटर ब्लॉगर? उनको लग रहा है यार इसमें बहुत पैसा है इसमें बहुत पैसा है, बहुत फेमस हो जाएंगे। तो उनको क्या दिख रहा है इसमें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उनको वहां पे दिख रहा है कि वो एक्सेसिव प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो जो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट हो गया, वो क्या हो गया, वो तुम्हारा प्योर प्रॉफिट हो गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब 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 आते हैं रूल्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस है, कौन कौन से रूल्स हैं। तो अगर मैं रूल्स के बारे में बात करूं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के हमको आपके 12th में दो अप्रोचेस पढ़नी है। एक अप्रोच को हम लोग कहते हैं टीआरटीसी अप्रोच, और एक को हम लोग पढ़ते हैं एमआरएमसी अप्रोच, ठीक, एक टीआरटीसी अप्रोच और एक एमआरएमसी अप्रोच। ठीक, एक एक करके देखते हैं। दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। ठीक, टीआरटीसी अप्रोच हो चाहे एमआरएमसी अप्रोच हो, कॉन्सेप्ट एकदम सेम होगा। तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहीं पे होगा जहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हो। तो टीआरटीसी अप्रोच पढ़िए। A firms attain a stage of equilibrium when it maximizes its profit। देखो वही लाइन है, एक फर्म इक्विलिब्रियम तभी अटेन करेगी जब वो अपने प्रॉफिट को क्या करी होगी, मैक्सिमाइज करी होगी। दैट इज व्हेन ही मैक्सिमाइजेस द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। तो इनका इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे टीआर और टीसी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी ग्राफ से भी देखेंगे। पहले लिखना क्या है शुरू में, वो तुमको बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिख के आना है। एक फर्म टीआर टीसी अप्रोच से इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करी होगी। दैट इज डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। After reaching a such position, there will be no incentive for the producer to increase or decrease the output। भाई हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंच गए, मैं अपने 100-200 करोड़ पे पहुंच गया। जैसे आजकल तुम देखो, तुम जल्दी में देखो कि जाकिर खान ने बोला कि हम रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, है ना। अरिजीत सिंह ने बोला कि अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया है सिंगिंग से। क्यों?
क्योंकि वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, उन्होंने उतना पैसा कमा लिया, उन्होंने वो फेम, वो प्यार सब देख लिया, है ना, कि वो पहुंच गए हैं। अब उनके लिए कोई भी इंसेंटिव बचा ही नहीं, है ना। तुम विराट कोहली को देख लो, उसने इतने रन मार दिए, इतने रन मार दिए, इतना इतना मतलब समझ लो हो गया इंडिया से कि वो लंदन जाके शांति में जिंदगी बिताना चाहता है ना। टेस्ट से भाई ने रिटायरमेंट ले ली, भाई ने T20 से रिटायरमेंट ले ली, सिर्फ वनडे खेल रहा है। क्यों? वो खुशी में, है ना, वो खुशी उसको मिलती रहे, है ना, और कोई इंसेंटिव नहीं बचा। उसका इतना नाम है, लोग उसको किंग कोहली कहते हैं, है ना। तो उतना नाम, है ना, उसने अचीव कर लिया। तो ऐसे ही जब तुम प्रोड्यूसर भी मैक्सिमम प्रॉफिट करने के बाद उसके पास कोई इंसेंटिव बचेगा ही नहीं, उसके पास कोई इंसेंटिव बचेगा ही नहीं कि तो there will be no incentive for producer to increase or decrease the output and the producer will be said to be in equilibrium। जब तुम्हारे पास कोई इंसेंटिव बचे ही नहीं कि अब मेरे को और मेहनत करनी और ऊपर जाना है, तो तुम्हारा क्या है, तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हो। मैं भी अभी 1-2 लाख बच्चे पढ़ाने लगूं, है ना, 1-2 करोड़ मेरे वीडियोस पे व्यूज जाने लगे, है ना, 500-700 करोड़ व्यूज जाने लगे, तो क्या होने लगेगा, मैं भी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया हूं। अब मैं समझ गया, अब मैं रिटायरमेंट पे जाऊंगा भाई। 500-700 करोड़ से भाई वीडियो हो गया भाई, अगर व्यूज गए तो भाई उतने सब्सक्राइबर भी आए, उतना पैसा भी आया, उतना पैसा भी आया। अब मैं क्या मान लिया, अब मैं भाई इक्विलिब्रियम पे हूं, अब क्या करना, अब क्या करना यार, अब जाते हैं रिटायरमेंट पे, है ना, अब मस्त जाके पहाड़ों पे पढ़ाया करेंगे, है ना, लंदन से पढ़ाया करेंगे। तो मैं भी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। ठीक, तो सेम एक प्रोड्यूसर, तुम खुद को एज अ प्रोड्यूसर बन के सोचो, ठीक है। अब ये तुम्हारा पहला पॉइंट, तुमको अपने एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, according to TRTC approach, a producer equilibrium refers to the stage of that output level at which the difference between TR and TC is positively maximized। पहला पॉइंट, ठीक। तुम्हारा एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तभी होगा जब TRTC की अप्रोच के हिसाब से तुम्हारा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो सकेगा, ठीक है। फिर एंड टोटल प्रॉफिट फॉल्स एज मोर आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस। अब जो तुम्हारा उसके बाद, उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद तुम्हारा टोटल प्रॉफिट क्या होने लगेगा, वो डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। मतलब एंड के बाद वो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन एंड टोटल प्रॉफिट फॉल्स एज मोर आउटपुट ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस। उसके बाद से तुम्हारी क्या होने लगे, टोटल आउटपुट रिड्यूस होने लगे, है ना, टू प्रॉफिट गिरने लगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या, टीआरटीसी मैक्सिमम वहीं मैक्सिमम होगा, वहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, और उसके बाद से तुम्हारा टोटल आउटपुट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये दो कंडीशन याद करना। अब देखो, मैं तुमको इसको टेबल से दिखाता हूँ, है ना। कहाँ गई, हाँ ये देखो, ये टेबल से आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, प्राइस 10 10 10 10, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक। तो 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50 और 10 इंटू 6 60, ठीक। ये आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक। अब टीआर माइनस टीसी करेंगे तो 0 -5 -5, ठीक, लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको। 10 माइनस 8 2 प्रॉफिट हुआ, 20 माइनस 5 प्रॉफिट हुआ, 30 माइनस 21 9, ठीक, और 40 माइनस 31 9। देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंच गए हो, ठीक। लेकिन ये इक्विलिब्रियम है कि ये इक्विलिब्रियम है, अब दोनों इक्विलिब्रियम, दोनों मैक्सिमम प्रॉफिट तो है, तो दोनों पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखो क्या प्रॉफिट गिरा, इसके बाद क्या प्रॉफिट गिरा, दूसरी कंडीशन क्या थी कि टीआरटीसी का अप्रोच से वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे पहुंच जाएं और उसके बाद आपका आउटपुट गिरने लगे। तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बाद तुम्हारा आउटपुट, तुम्हारा क्या होने लगा, तुम्हारा प्रॉफिट गिरने लगा, 8 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा अब प्रॉफिट गिरने लगा, तो ये तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, ये तुम्हारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ठीक। और इसको अगर ग्राफ से देखे तो देख लो ग्राफ से, यहां पे ये देखिए, ये आपकी टीआर की लाइन, ये टीआर टोटल रेवेन्यू, और दूसरे कलर से अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो मैं रेड कलर से बनाता हूं, ये आपकी टीसी, ये आपकी टोटल कॉस्ट, ये आपकी टीसी, ठीक। मैंने यहां पे एक टैंजेंट खींचा, ये टैंजेंट खींचा है, ठीक है, टीआर, ये टीआर बना, ये टीसी बना, टैंजेंट खींचा, और इस टैंजेंट से ऊपर की तरफ लाइन खींची है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है,
ठीक है, ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, और इस पॉइंट को जी कहा, है ना। और इसके बाद से आपका आउटपुट क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट को हो जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये हमारा टीआरटीसी अप्रोच ग्राफ से हो गया और ये टेबल से हो गया। दोनों बातें आपको याद रखनी है टीआरटीसी की। और ये दो एसेंशियल कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज, पहली कंडीशन। दूसरी, टोटल प्रॉफिट फॉल आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल प्रॉफिट फॉल हो जाता है उस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद। दोनों बातें बता के आनी है एग्जाम पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक। फिर ये ग्राफ, है ना, सॉरी, फिर आपकी ये टेबल, थर्ड पॉइंट आपकी टेबल, चौथा पॉइंटर ये एसेंशियल कंडीशंस, और पांचवा ये, है ना। और पांचवें के बाद छठे पॉइंट में आपको इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, कैसे ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं, ठीक। कि तुमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है किसको, टीआरटीसी को, है ना। और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है आपने आउटपुट को, ठीक। अब एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है ये एच और जी पॉइंट से, एच जी मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक। एच जी मैक्सिमम प्रॉफिट है एट क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, क्यू लेवल ऑफ आउटपुट है, देखो ये क्यू लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक। एंड हियर द फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर रही है एंड अटेन्स इक्विलिब्रियम, है ना। और वो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पा रही है और अटेन क्या कर पा रही है, इक्विलिब्रियम कर पा रही है। छठे पॉइंट में तुमने ग्राफ को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिखोगे, एग्जाम में फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्या करना है, पहले आपको टीआरटीसी अप्रोच क्या होती है वो बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये टेबल बनानी है, दो एसेंशियल कंडीशन बतानी है, ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिखना है कि आपने क्या, आपके हिसाब से क्या दिखा रहा है ग्राफ में, ठीक। अब ये हो गई टीआरटीसी अप्रोच। अब जब हम लोग टीआरटीसी अप्रोच कर रहे हैं तो टीआरटीसी अप्रोच एक अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। बहुत लोग टीआरटीसी अप्रोच को नहीं फॉलो करते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते हैं सर? आपने बोला कि टीआरटीसी अप्रोच में वहां पे इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। तो सर वर्टिकल डिस्टेंस यहां पे ही क्यों मैक्सिमम है? क्या यहां पे नहीं मैक्सिमम हो सकती? ऐसे मैक्सिमम नहीं है। इसको मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूं कि सर ये मैक्सिमम क्यों नहीं है, या ये मैक्सिमम क्यों नहीं है। क्या आपने स्केल से नापा है ना? या आप जो ग्राफ बना रहे हैं क्या वो बिल्कुल परफेक्ट भाई बना रहे हैं? तो भाई ये तो परफेक्ट ग्राफ है, लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस तुम बता नहीं सकते कि ये वाली मैक्सिमम है, कि ये वाली मैक्सिमम है, कि ये वाली मैक्सिमम है। ठीक है, ये डिटरमाइन करना बहुत दिक्कत की बात है। इसीलिए सबसे पहली लिमिटेशन आती है कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट ग्लैंस द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी कर्व। ठीक है, तुम भाई बहुत लोग पहचान ही नहीं पाते कि कहां पे वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है। तुम टीचर पास ग्राफ बना के लेके जाओगे, वो बोलेगा यहाँ पे नहीं वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन वर्टिकल डिस्टेंस नापने की। दूसरी, इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी इजीली। भाई देखो तुम यहाँ पे इसमें देखो तुम प्राइस नहीं बता सकते। तुमने आउटपुट तो बता दिया, तुम प्राइस नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। प्राइस पर यूनिट आउटपुट यहाँ पे बताना भाई इजी नहीं है। इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी इजीली शोन फ्रॉम दी डायग्राम। दो लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से टीआरटीसी अप्रोच नहीं यूज होता है। इतना तो आपको टीआरटीसी अप्रोच में लिख के आना है। और मान के चलिएगा 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो होता है 5 to 6 मार्क्स का। 5 to 6 मार्क्स में टीआरटीसी अप्रोच तो आता है। ये एमआरएमसी अप्रोच आएगा ही आएगा। यहां से बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। अब आते हैं अपने एमआरएमसी अप्रोच में। एमआरएमसी अप्रोच में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि एमआरएमसी अप्रोच को करने के लिए कुछ रूल्स याद कर लीजिए। ठीक है, 3 रूल हैं मेरे हिसाब से। 3 रूल हैं। पहला, हमेशा एमआरएमसी अप्रोच शॉर्ट रन फॉर्म के लिए निकलेगा। तो इन शॉर्ट रन फॉर्म
है ना, फॉर्म शुड इफ एंड ओनली इफ पी, है ना, और AR इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, है ना, और TR इज ग्रेटर देन TVC। ठीक, MRMC अप्रोच तभी लग सकती है जब फर्म मिनिमम उतना प्रॉफिट तो शॉर्ट रन में कमा ही रही हो कि उसका रेवेन्यू उसकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाए। AR इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या प्राइस इतना तो हो कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो पाए, मतलब वो इतना भी कम ना कमा रही हो कि वो, मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रही ऑन एन एवरेज। जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हो गया भाई, लेबर, जो पैसा लेबर का लगा होगा, है ना, जो पैसा लैंड का लगा होगा, जो पैसा रेंट जा रहा होगा, वो सब कॉस्टों को तो कवर कर पाए, इतना तो पर यूनिट प्राइस सेट होना ही चाहिए। तो आपका जो प्राइस होना चाहिए शॉर्ट रन में, है ना, या प्राइस को एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं, वो एटलीस्ट ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, या टीआर जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए टीवीसी के, मतलब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, इतना भी कम नहीं रेवेन्यू होना चाहिए कि तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं कवर हो पा रही है। ठीक है, दूसरा एमआर जो होना चाहिए वो एमसी के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है एमआर एमसी अप्रोच के लिए, पहली कंडीशन पहला रूल, प्राइस जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए एआर एबीसी से। दूसरी कंडीशन एमआर एमसी के बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन इंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन, हमेशा एक फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होना चाहिए, प्रॉफिट मिनिमाइजर नहीं होना चाहिए, तभी एमआरएमसी अप्रोच रख सकती है। ठीक, पहली अप्रोच एआर या प्राइस आपका एवीसी से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी अप्रोच, दूसरा रूल एमआरएमसी के बराबर होना चाहिए। तीसरी अप्रोच एक फर्म पॉजिटिव लुकिंग होनी चाहिए, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होनी चाहिए, प्रॉफिट मिनिमाइजर नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये तीन रूल्स अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आप एमआरएमसी अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। ठीक, अब एमआरएमसी अप्रोच क्या कहती है? एमआरएमसी अप्रोच अगर कहे तो इसको पहले ग्राफ से देखते हैं, पहले ग्राफ समझते हैं। भाई अगर तुम देखोगे तो यहां पे आपने वर्टिकल एक्सिस पे, आपने वर्टिकल, है ना, मैं लिखता भी जा रहा हूं, आपने वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट किया। ठीक, और आपने आपने आउटपुट को प्लॉट किया है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे। ठीक, अब ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ये आपका एमआर है ना। अभी तुम पढ़ोगे तो इसी को एआर भी कहेंगे, इसी को प्राइस भी कहेंगे। यही एमआर होता है, यही एमआर होता है, यही एआर होता है, यही प्राइस है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ के लिए ये सिर्फ अभी एमआर है। ठीक, ये अभी के लिए एमआर, अभी आगे वाले चैप्टर में तुम देखोगे यही लाइन एमआर की लाइन भी होती है, यही लाइन आपकी एमआर की भी होती है, यही लाइन एआर की भी होती है, यही लाइन एमसी की भी होती है, सॉरी ए प्राइस की भी होती है। तो अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ एमआर इक्वल्स टू एआर इक्वल्स टू प्राइस। ठीक, ठीक, पहली बात। दूसरी अब जब भी तुम एमसी बनाओगे तो एमसी एक यू शेप्ड कर्व है ना, यू बनेगा। ठीक, और यहां पे ये एमआर को दो जगहों पे कट करेगा, एक इस पॉइंट पे आर पॉइंट पे और एक के पॉइंट पे, एक के पॉइंट पे। मैंने क्या बोला, एमआर बनाया, एमआर एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एमसी एक यू शेप्ड कर्व है जो एमआर को दो पॉइंटों पे कर्व कट कर रहा है, एक आर पे एक के पे। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा? मैंने आपसे बोला था किसी को भी इक्विलिब्रियम पे जाना है यूजिंग एमआर एमसी, तो एमआर बराबर होना चाहिए एमसी के। ठीक, एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे भी एमआर एमसी के बराबर है और यहां पे भी एमआर एमसी के बराबर है, मतलब आर पॉइंट पे और के पॉइंट पे दोनों जगह एमआर एमसी के बराबर है। लेकिन सिर्फ इतनी ही कंडीशन एमआर एमसी अप्रोच के लिए जरूरी नहीं होती है। पहली कंडीशन क्या होती है एमआर एमसी अप्रोच के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, एमआर बराबर होना चाहिए एमसी से। और दूसरी कंडीशन है कि जो आपका एमसी है वो कट करेगा, कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। कैसे कट करेगा? नीचे से कट करेगा। मैंने क्या बोला, एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए और जो आपका एमसी होगा वो एमआर को नीचे से कट करेगा। भाई वो लड़की पहले आपके क्या आना चाहेगी, बराबर आना चाहेगी, फिर आपका नीचे से ही काटेगी, है ना। तो सेम एमसी है, वो पहले आपके बराबर आएगा फिर आपको नीचे से काट के निकल जाएगा, है ना। ऐसा काटेगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा, नीचे से काटेगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये समझो वो लड़की ही की तरह है जो पहले आपके बराबर आती है, आपसे प्यार जताती है, फिर आपका नीचे से काट के निकल जाती है। ठीक, तो एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए, एमसी जो होना चाहिए वो कट करना चाहिए एमआर को बिलो से।
ठीक है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो फर्म क्या होगी, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो अब देखो इस पॉइंट पे ये हो रहा है, के पॉइंट पे, यहां से नीचे खींचा तो ये क्यू आपको आउटपुट मिल गया इक्विलिब्रियम का, और पी आपको प्राइस मिल गया इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन हो गया और आप फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट और प्राइस पे पहुंच गई। अब इस कर्व का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो तुम देख लो, इन द गिवन डायग्राम एक्स एक्सिस कैरीज आउटपुट एंड वाई एक्सिस कैरीज प्राइस। देख लो, एक्स एक्सिस पे आउटपुट रखा है, वाई एक्सिस पे प्राइस रखा है, बिल्कुल। फिर प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कहां होगा, जहां एमआर एमसी बराबर होगा, एमसी एमआर को नीचे से काट रहा होगा। ठीक, फिर इन द अबव फिगर एमआर इक्वल टू एमसी एट 2 पॉइंट्स आर एंड के। देख लो, मैंने वही बात लिखी है जो मैंने बोला, एमआर एमसी 2 पॉइंट पे बराबर है, आर और के पे। ठीक, करस्पॉन्डिंग टू 2 लेवल्स ऑफ आउटपुट, 2 लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रहा है जहां पे फर्म इक्विलिब्रियम पे होगा। लेकिन अप टू, अब देखो इसको भी होकर लेते हैं, अप टू OQ0 लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म इज इनकरिंग लॉसेस। अब तुम देखो यहां पे ये OQ0 मान लो, इसको OQ1 मान लो। ठीक, यहां पे देखो, यहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट जाता है और रेवेन्यू कम है। यहां पे देखो, यहां पे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, अगर तुम देखो ये वाला अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं, ये रेड से दिखाता हूं, इस पॉइंट तक, यहां पे इतने हिस्से में। ठीक, तो तुम यहां पे क्या देखोगे, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर है एमआर से, एमसी ज्यादा है, मतलब कॉस्ट ज्यादा हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कम आ रही है। तो इतने पॉइंट पे आप लॉस पे हो। अब लॉस वाली कंडीशन में तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो कर नहीं सकते हो, लॉस वाले पॉइंट तक तुम प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर नहीं सकते हो, तो ये पॉइंट तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट नहीं होगा। ये ओरिजिन OQ0 लेवल तक, OQ0 लेवल तक तुम प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर नहीं रहे हो, तुम तो क्या कर रहे हो, इनकर कर रहे हो लॉस। तो अप टू OQ0 लेवल द आउटपुट द फर्म इज इनकरिंग लॉसेस। ठीक, तो ये जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, आर पॉइंट तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब at OQ1 level the output the firm is neither earning profit nor losses, that it is at break even point। अब इस पे आओगे, इस वाले पॉइंट पे आओगे, तो फर्म यहाँ पे ना ही तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, ना ही लॉस कमा रहे हो, ना ही प्रॉफिट कमा रहे हो, ना लॉस कमा रहे हो। तुम कौन से पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, के पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। तुम कौन से पॉइंट पे हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। यहाँ पे किस पे हो आप, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, the firm is neither earning profit nor losses, that it is earning a break even point। ठीक, beyond OQ level of output the producer is earning profit since MR is MC। अब इस पॉइंट के अगर बाहर जाओगे, इस पॉइंट के बाहर जाओगे, ठीक है, तुम देखो क्या लिखा है, beyond OQ level the output producer is earning profit। इस OQ कहां गया, हाँ ये OQ लेवल, इसके बियॉन्ड मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतना हिस्सा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो वही लिखा है, बियॉन्ड OQ लेवल आउटपुट द प्रोड्यूसर इज अर्निंग प्रॉफिट सिंस MR इज ग्रेटर देन MC। ठीक है, at OQ1 level of output the producer will be in equilibrium since both the conditions are satisfied and producer is earning profit, since producer is earning profit। ठीक है, ठीक है, यहां पे आपकी MRMC अप्रोच खत्म। इतना आपको लिखना है। MRMC अप्रोच क्या होती है, MRMC अप्रोच क्या होती है, MRMC अप्रोच से अगर आपको इक्विलिब्रियम निकालना है तो आपको 2 कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब वो 2 कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसको ग्राफ से दिखा दिया। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये और ये है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगर आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूं। पहले जल्दी से MRMC अप्रोच का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाह रहे हैं। ये MRMC अप्रोच का ग्राफ, ये एक्सप्लेनेशन है ना, इसको भी छोटा कर देना है ना, इसको भी छोटा कर दिया आपके लिए, ये उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये आपका TRTC अप्रोच, ये आपका TRTC अप्रोच। ठीक है, ये आपका TRTC अप्रोच। लिखना क्या है TRTC अप्रोच, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, और ये लास्ट में लिमिटेशन। ठीक है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। बस 2 ग्राफ हैं, एक TRTC का, एक MRMC का। ग्राफ याद कर लीजिए,
एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही लिख के आइएगा। एग्जाम में टीचर भाई नंबर काट ही नहीं सकता, काटे कहाँ से? जब हमने पूरा एक्सप्लेनेशन ग्राफ वैसे का वैसे एक्सप्लेन करके आए हैं तो दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका थैंक यू। आपने मेरा पूरा वीडियो सुना है ना, पूरा वीडियो सुना। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है और क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर से हमको लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल नहीं किया है। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही क्वेश्चन जिससे रिलेटेड होंगे लाता रहूँगा, आपको सॉल्व करके आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।